6 महीना आई वाज अ फेलियर. As an analyst, I was successful, but as a trader, I was a failure. 2013 तक मैं फुल टाइम ट्रेडर था. 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेड करता. कोई भी स्टॉक पिछले 3 से 12 महीने में अगर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, चांसेस है कि आने वाले 3 महीने में वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा. स्टॉक सिलेक्शन फॉर मी is a science of elimination. Right. It is not the science of selection. So the moment you are in the trade, your mind starts functioning in a different time. Because I'm not a value investor. I'm a momentum investor. तो पूरा बड़ा पैसा कमाने का जो जोन है ना, वो पोजीशन साइजिंग है. स्टॉक मार्केट आई रियलाइज लेस इज मोर. क्या एक आइडियल नंबर होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में? फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत. मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं. अरे हेलो सर जी. अरे आज आप होस्ट नहीं हो. अच्छा. आज आप गेस्ट हो. ओह लवली. तो सर जी आपका स्वागत है हमारे मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में. थैंक यू. मैं डर गया था, मैंने बोला सर फेस टू फेस अपना भी टेक ओवर कर लेंगे सर जी. तो सर जी बहुत ही खुशी हो रही है मुझे आपके साथ वीडियो बनाने के लिए. हमने शायद 5 साल पहले एक पॉडकास्ट बनाया था और वो टाइम पे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी. और मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ कि आपसे इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए. और आज मेरे लिए ये प्राउड की बात है कि आप मेरे साथ हमारे वीडियो में हो. तो थैंक यू सर आने के लिए. एंड अभी सर आज आपने तो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें पूछी है जी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी जर्नी क्या है. तो सर आज हम आपकी बात करेंगे जी कि विवेक जी कैसे एक ट्रेडर बने, फिर कैसे उन्होंने एक प्रॉप डेस्क शुरू किया, फिर कैसे उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया और कैसे आज वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. जी सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको बुलाने के लिए. एंड वी ऑल गेट इंस्पायर फ्रॉम समवन. ठीक है, मैं भी इंस्पायर होके मैंने फेस टू फेस चालू किया था. मेरे जो गुरु जी रमेश दवानी जी, उन्होंने चालू किया था विजर्स ऑफ द लास्ट स्ट्रीट. तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी, मैंने कुछ चालू किया था. एंड वी ऑल्सो इंस्पायर. तो आपने चालू किया, मैं बहुत खुश हूँ आपने चालू किया और एक स्केल तक आप लेके आए. और इंडिया में मुझे लगता है कि और बहुत लोग चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि घर घर तक अभी भी नहीं पहुंचा है. Correct. तो हम सबको मिल के एफर्ट डालना है. तो मुझे अच्छा लग रहा है आपने एफर्ट डाला है. अब मेरी जर्नी, आई मीन लॉट ऑफ पीपल हैव सीन मी. मेरी यूट्यूब जर्नी तो लोगों ने देखी है कि मैं यूट्यूब में 2018 से एक्टिव हूँ और लोगों को कॉन्स्टेंट बेसिस पे मैं सिखा रहा हूँ. आपने भी उसमें योगदान दिया है. बट मेरी जर्नी, बाज़ार की जर्नी जो है, पहला मेरा एक्सपीरियंस था बाज़ार का 2002 में, जब मैंने अपनी सीए कंप्लीट होने के बाद में मैंने ट्राई किया था कि ट्रेडिंग करके देखते हैं कैसा है. ठीक है, मेरा मन था मैं एमबीए करूँगा, क्योंकि मैं बॉम्बे में जॉब करता था, यहीं पर आपके मुंबई में. लेकिन मुझे लगा कि एक बार कलकत्ता चलते हैं वापस, क्योंकि बॉम्बे अपने को नहीं सहारा रहा था. तो ट्रेडिंग मैंने चालू की. मैंने ऑप्शन से ट्रेडिंग चालू की और मैंने पैसे बनाए ऑप्शंस में. और उस समय विजय भाई पैसे कैसे बनते पता है? कि कोई कॉल ऑप्शन बेचने आया है, गलती से पुट ऑप्शन बेच दिया और हम उसको कैच कर लेते थे. यू कैन इमेजिन, कॉल ऑप्शन कोई बेच रहा तो जिस प्रीमियम पे बेचेगा और पुट का जो प्रीमियम है, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. तो सस्ते में बेच देना, उसको कैच कर लेना और पैसा बना लेना. वो ट्रेडिंग नहीं है. वो आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसको ग्रैब कर लिया. तो मुझे कभी भी वो एक्साइट नहीं किया. तो मैं एमबीए करने चला गया और फिर 2005 में जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया, फिर मैंने अपना जर्नी चालू किया कि मुझे कमोडिटीज़ से प्यार हो गया. और 2003 में कमोडिटीज़ मार्केट आया था. 2-3 साल मैंने एमबीए किया. एमबीए के दौरान मैं काफ़ी कमोडिटीज़ के बारे में सुनता था, पढ़ता था. आई मीन अमेजिंग, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड. आज भी मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज मुझे लगता है एक ट्रेडर के लिए कमोडिटी समझना इतना ही ज़रूरी है जितना कुछ और समझने के लिए. तो 2005 में मैं जेएम ज्वाइन किया था, कमोडिटी एनालिस्ट. लेकिन वहाँ पर 9 महीने काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा किसी और चीज़ के लिए बना है. देन आई वेंट बैक टू कलकत्ता और वहाँ मैंने कमोडिटीज़ की जर्नी चालू की. और आई वॉज डेड श्योर कि मैं सक्सेसफुल हूँगा. पहला 6 महीना आई वॉज अ फेलियर. एज एन एनालिस्ट आई वॉज सक्सेसफुल, बट एज अ ट्रेडर आई वॉज अ फेलियर. तो आप इमेजिन कर सकते हो उसमें सिचुएशन क्या होगी कि पढ़ा लिखा इंसान, इतना क्वालिफाइड, घर बैठ गया है, ट्रेडिंग कोशिश कर रहा है, फेलियर है. राइट.
बट मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि हम एनालिसिस सही करते हैं बट ट्रेड करने जाते हैं तो हम पैसे नहीं बना पाते हैं। Correct. तो वो जो एक ब्रिज होता है ना बिटवीन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग, वो ब्रिज मुझे टाइम लग रहा था वो ब्रिज क्रॉस करने में। 6 महीने में मैंने क्रॉस कर लिया। फिर आई मेड वन बिग मनी इन अ ट्रेड ऑन नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट, उससे मैंने बड़ा पैसा बनाया। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने बड़ा पैसा बनाया, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कुछ भी करो एक स्केल का करो, राइट। तो ट्रेडिंग बिजनेस में भी स्केल लाना ज़रूरी था। तो आई स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल, एडिंग मोर ट्रेडर्स, फ्रेशर्स ही रिक्रूट करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 18-20 साल के बच्चे आ जाए, उनको 2-3 साल तक ढेलते हैं एकदम अच्छे से और फिर 21-22 तक उसमें जो तैयार हो जाता है उसको फिर अपने साथ में ट्रेडिंग में जोड़ लेते हैं। तो कमोडिटीज़ किया, फिर करेंसी मार्केट आ गया, फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आ गया। तो फॉर्चुनेटली कुछ टेकीज़ के साथ मिलकर HFT फर्म चालू किया मैंने। फिर इक्विटी ऑप्शंस पे एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे करते करते प्रभु की दया है कि फ्रॉम अ ट्रेडिंग डेस्क पर्सपेक्टिव वी आर डूइंग रीजनेबली गुड। सो सर, जब आपने ये बोला कि एक ट्रेडर से, एनालिस्ट से एक ट्रेडर की जर्नी, तो क्या मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आप वो बता सको तो? बिकॉज मैंने भी ये चीज़ को नोटिस किया है, हम एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं पर जब ट्रेडिंग की बात आती है ना तब हम गलत कर देते हैं। सो एनालिसिस में क्या होता है कि आपका व्यू राइट होगा, हाँ, कि ये टेक प्रॉफिट, ये स्टॉप लॉस सब कुछ सही है, बट आपने 1 रुपये भी नहीं लगाए। हाँ, और जब पैसे लगते हैं ना तो फिर ये जो बॉडी है इसका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन मैनेज हर कोई नहीं कर सकता है। जब कपकपी छुटती है, हाँ, जब रात को नींद नहीं आती है, एनालिस्ट तो हम बोल देंगे ये ले लो, ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, बात खत्म हो गई। बट सामने वाला एक्चुअली में उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसका जीवन बहुत टफ है। सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाए ट्रेडिंग में, करेक्ट, और एक स्टॉक में, एक ट्रेड में आपने 2 लाख रुपए डाल दिए और वो 2 लाख में आपके 30,000 रुपये लग रहे हैं। तो एनालिस्ट को तो बोलना बहुत आसान है कि स्टॉप लॉस लगा देते, बट जो ट्रेड करा बोला भाई 30,000 रुपये लग रहे हैं। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है, टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर जो करना होता है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कुछ लोगों को 6 साल लग जाते हैं, कुछ लोग 6 हफ्ते में कर लेते हैं। उसमें हर इंडिविजुअल का एक अपना पेस है। करेक्ट। तो सर, अभी मैंने आपके बहुत सारे फेस टू फेस वीडियो देखे हैं, आप अभी भी कर रहे हो और मैं कंटिन्यूसली देखते रहता हूँ। हम उससे बहुत सारे ट्रेडर्स की अपनी अपनी मेथड समझते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं। बट मैंने ना आपके स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने सुना है, आपके वीडियोस में ही देखा है। बट आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी समझो आप बिजनेस नहीं चला रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो, तो आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पसंद करोगे? वो आज अगर हो सके तो आप हमें बताइए सर। अच्छा, तो अगर मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ तो मैं आई विल गो बैक टू माय अर्ली डेज, जब कमोडिटीज़ पे मैंने चालू किया था ट्रेड करना। तो उस समय मैं स्कैल्पिंग करता था, बिकॉज उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि जो कॉमेक्स है, नाइमेक्स है, वहाँ पर मूवमेंट होता है और इंडिया में मूवमेंट आने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं। उस समय एल्गो नहीं था, तो वो विजिबल अपॉर्चुनिटी रहती थी। एक तो है कि सीधा उसको देख के यहाँ पर ट्रेड मार दो, नहीं। दूसरा है गोल्ड सिल्वर का व्यू बनाओ शॉर्ट टर्म में। मैं 3 मिनट का चार्ट देखता था, ओके। तो शॉर्ट टर्म में कैंडल देख के व्यू बनाता था कि यहाँ से गोल्ड ऊपर लग रहा है, और अगर कॉमेक्स में भी किसी ने ले लिया तो यहाँ पर भी लेने का चांसेस है, तो यहाँ ले लो, राइट। तो ये था मेरा स्कैल्पिंग, बहुत ही रॉ स्ट्रैटेजी। मेरे पास एडवांटेज था कि उस समय एल्गो नहीं था। करेक्ट। अभी अगर मैं ये करना चाहूँगा तो मैं अवॉइड करूँगा, बिकॉज अभी एल्गो का ज़माना है। एल्गो ही स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल होगा। मैनुअल ट्रेडर स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी कि वो नहीं हो पाएगा, राइट। ओके। स्कैल्पिंग से मैं स्प्रेड ट्रेडिंग मैंने ऐड किया। स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होता है कि कैलेंडर स्प्रेड है कि 1 महीना लेके दूसरा महीना बेच दो, और जो दोनों का गैप है उस गैप पे बेसिकली अब बेट कर रहे हैं कि गैप कम होगा कि गैप बढ़ेगा। ये कमोडिटीज वाले काफ़ी करते हैं, बिकॉज वहाँ सीजनैलिटी होता है ना। हाँ। तो कंटेंगो, बैकवर्डेशन का वहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो मैंने ऐड किया, तो उससे मैंने कमाया। ऑल दीज वेयर स्टेबल लो रिस्क स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि पहले मैं अपने आप को इस बिजनेस में जमा लूँ। हाँ। अगर मैं आते के साथ में धुआंधार ट्रेडिंग करूंगा और पैसे लग जाएंगे तो मैं पैसे भी खोऊंगा और अपने आप को भी खो दूंगा। करेक्ट। तो जो भी चालू कर रहा है, मेरे सजेशन ये है कि एकदम
लीस्ट रिस्क जोन वाली स्ट्रैटेजीज को कैप्चर कीजिए। ठीक है। राइट, जैसे आप स्ट्रेडल बेच दिए सपोज, राइट, और ट्रैक कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है, या ऑप्शंस रेशो ट्रेडिंग कीजिए कि एक लेके एक बेच दिया, उसमें क्या मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है और आप एक स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉस का आपका घर जो है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है। जब मैंने आगे अपनी जर्नी की 2013 के बाद में, 2013 तक मैं फुल टाइम ट्रेडर था, 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेड करता था। ओह, तो करेंसी करता था सुबह, फिर कमोडिटी करता था, तो आई वाज लाइक क्रेजी। और मुझे बहुत प्यार है ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने के लिए प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। अगर ये आपका पैसा कमाने का जरिया है ट्रेडिंग, तब फिर माफ करिएगा कि हो सकता है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ना हो। करेक्ट। लेकिन आपको इसके साथ में एक प्यार जताना पड़ेगा। तो मैं 2013 तक पूरी तरह से ट्रेडिंग था। 2013 के बाद में आई चेंज माई गोल पोस्ट अ बिट एंड आई बिकम अ स्विंग ट्रेडर, बिकॉज मैं फुल डे 9 से 12 काम नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ माई फैमिली। ट्विन बॉयज़ मेरे हुए थे, तो दैट वाज अ कंपल्शन फॉर मी टू गिव टाइम टू देम। तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस किया। वो जो एक साल का मेरा 2013 का टाइम था, जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी ट्रेडिंग डेज तो चली रही थी, बट मैं पर्सनली अपने लिए एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ ही केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके। राइट, आई रेड लॉट ऑफ बुक्स, आई रेड लॉट ऑफ लिटरेचर्स। और रिलेटिव स्ट्रेंथ तो कॉन्सेप्ट अब तो खैर बहुत लोग जानने लग गए, थैंक्स टू ऑल ऑफ अस हु हैव बीन प्रमोटिंग दिस कॉन्सेप्ट सो एग्रेसिवली। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जो न्यूटन ने कहा कि भैया कोई भी चीज़ अगर मोशन में आती है तो उस मोशन में काफ़ी देर तक रहती है अनटिल कोई अपोजिट फोर्स आके उसको फोर्सफुली इस मोशन से रोके। राइट। Okay. तो जगदीश टिटमैन, ये लोग कई लोगों ने रिसर्च किया और उन्होंने बोला कि कोई भी स्टॉक पिछले 3 से 12 महीने में अगर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, चांसेस है कि आने वाले 3 महीने में वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो इसको मैंने कैप्चर किया और उस पर मैंने काम करना चालू किया और धीरे धीरे धीरे, आई मीन कोर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट मॉडल इम्प्रोवाइज होता जाता है। करेक्ट। 2 साल पहले जो मैं कर रहा था वो आज नहीं करता हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ 2 साल बाद नहीं करूँगा, आई एम श्योर। बट द कोर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड यूजिंग इंडिकेटर to find the strength of a stock vis-a-vis index, right, and play the stocks which are in strong. तो सर बहुत आपने अच्छी बात बोली, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि अगर कोई स्टॉक लास्ट 6 महीने से परफॉर्म कर रहा है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 3-4 महीने भी वो परफॉर्म कर सकता है। और बहुत जगह पे तो ऐसा होता है कि पूरा साल ही वो परफॉर्म कर देता है। राइट। तो सर अभी आज हमें बताइए कि स्टॉक सिलेक्शन से लेके ट्रेड प्लान तक आपका एग्जीक्यूशन या फिर स्टॉक सिलेक्शन का एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है? ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग पे एक बार थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ। आप शॉर्ट टर्म स्विंग करते हैं, मिड टर्म स्विंग करते हैं, लॉन्ग टर्म स्विंग करते हैं। ओके। शॉर्ट टर्म हो गया टिपिकली 1 हफ्ता 20 दिन के लिए, मिड टर्म स्विंग हो गया 20 दिन से 60 दिन के लिए, और 60 दिन के ऊपर का अगर आप स्विंग प्ले करते हैं तो उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग की तरफ मूव कर रहे हैं उतना फंडामेंटल भी आपको देखना होगा। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म में रह रहे हैं उतना प्राइस एक्शन इज इम्पोर्टेंट। राइट। तो ये हमारा कोर है। ठीक है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग चालू की, मैं शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, फिर कोविड के पहले अराउंड में मिड टर्म में आ गया, अब मैं लॉन्ग टर्म स्विंग मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। तो मैं कोई भी पोजीशन लेता हूँ वो 2, 4, 5 महीने का माइंडसेट से लेता हूँ। राइट। बिकॉज द कैपिटल साइज इज ऑल्सो ग्रोन, सो आई कैन नॉट डू इन एंड आउट ऑल द टाइम। राइट। अब मैं आपको एक ये हाइपोथेसिस जो है इस पे आगे मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। करेक्ट। जब कोई भी छोटा स्विंग के लिए काम करता है तो मैंने स्टॉकेज के अंदर में सब चीज़ें डाल रखी है ताकि यू डोंट हैव टू रियली वरी कि डेटा कहाँ से मिलेगा। सारा डेटा स्टॉकेज के अंदर में डाला हुआ है। तो कोई भी छोटा अवधि का स्विंग करता है देखना है तो ये प्राइस स्विंग्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सा देता हूँ, प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन्स, ओके, क्लोज अबव प्रीवियस हाई। तो ये कोई भी स्टॉक अगर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है तो कोई ना कोई बात है ना। करेक्ट। रीजन है, इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है ना यहाँ से। अपने एक स्टॉक देखते हैं, से गोदावरी पावर, ठीक है। अब इसका चार्ट देखते हैं। अब विजय, यू आर एन एक्सपर्ट इन चार्ट, राइट। अब आप मुझे बताइए, अगर इस स्टॉक में मेरे को छोटी अवधि का स्विंग लेना है, छोटी अवधि का स्विंग मतलब स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4-5%,
टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 10-12%. करेक्ट. ओके, तो आपको लगता है मेरे को अभी इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए? अभी तो नहीं, ये ऑलरेडी थोड़ा रन अप कर चुका है. राइट, ब्रिलियंट. तो क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, करेक्ट. तो हम इसके ऊपर में दिमाग अभी नहीं लगाएंगे. करेक्ट. बट यही मैं आपको बोलता हूँ कि ये स्टॉक को मैं अब लॉन्ग स्विंग, मतलब मैं अगर 2-3 महीने की अवधि से लेना चाहूँ, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा 14-15% और मैं 30-35% टारगेट करूँगा, तब क्या मैं इस स्टॉक को अटेम्प्ट कर सकता हूँ? हाँ, तब हम कोशिश कर सकते हैं. राइट. But- लेकिन हम ये देखेंगे वीजा वीज कौन सा, राइट. कि भाई ये नहीं तो ये. करेक्ट. अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट, स्टॉक सिलेक्शन फॉर मी हाँ. इज अ साइंस ऑफ एलिमिनेशन. Right. इट इज नॉट द साइंस ऑफ सिलेक्शन. हाँ, ये अच्छा बोला सर आपने. ये मैंने अपने कैट की प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने कैट पास किया था, मैं IIM इंदौर गया था, उसमें मैंने सीखा था कि कैट में अगर आगे बढ़ना है तो एलिमिनेट करना सीखो, सिलेक्ट करना मत सीखो. करेक्ट. राइट. तो एक स्टॉक है ये वाला. अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, तो जी. अब छोटी अवधि के लिए मुझे ट्रेड करना है फॉर शॉर्ट स्विंग. डू यू थिंक इट्स अ स्टॉक व्हिच कैन बी लुक्ड एट? हाँ. इट कैन बी लुक्ड. यस. करेक्ट. बिकॉज इसने यहाँ पर एक बेस बनाया. करेक्ट. पहला दिन इसका ब्रेकआउट का हुआ है. अगर नेक्स्ट डे का ओपन एक अच्छा हुआ तो आपको यहाँ से 10% का मूव मिल सकता है. मिल सकता है. यस. बट मैं अगर मीडियम टू लॉन्ग स्विंग करना चाहता हूँ तो क्या मैं अभी स्टॉक में काम करूंगा? नहीं, फिर हम इसको नहीं देखेंगे. नहीं देखेंगे. क्यों? क्योंकि ये अपने बड़े बड़े मूविंग एवरेजेस के नीचे खड़ा है अभी. राइट. करेक्ट. इसके ऊपर जाएगा तब मैं देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा. तो हमने क्या कर दिया ना, ये जो पूरा मॉडल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, इसको डिकोड कर दिया स्टॉकेज के अंदर में इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन. ये सबसे पहला स्कैन था मेरा जो मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंट्रोड्यूस किया था स्टॉकेज में, जब स्टॉकेज लॉन्च हुआ था 2013 में, 2016 में. ओके. तो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ. राइट. अब ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर में आउट परफॉर्मेंस दिया है. राइट. तो अगर मुझे तेजी खेलनी है तो मैं इन्हीं में से कोई स्टॉक में खेलूंगा. राइट. ठीक है. अब इतने सारे स्टॉक्स में अपने कैसे खेलेंगे? देखना पड़ेगा. वो तो देखना ही पड़ेगा. कैन बी ऐड मोर फिल्टर्स. ओके. कि चलो ये मेरा कोर फिल्टर है, अब उसके ऊपर मैं उन्हीं में करूंगा जहां फंडामेंटल भी कोई रीजन है. हाँ, तो और अच्छा हो जाएगा. और अच्छा हो जाएगा. यहाँ पे 187 नेम है तो और शायद कम हो जाएंगे. और शायद कम हो जाएंगे. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कॉम्बिनेशन स्कैन का एक फीचर बनाया यहाँ पे. ओके. और इसके अंदर में हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हैं. जैसे वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन स्कैन इज दिस. देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. हाँ. स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में है. राइट. हम लोग का ये मानना है कि कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के 15% के अंदर रहता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. करेक्ट. उसके नीचे चला जाए तो डाउट होने लग जाता है. ओके. स्टॉक्स जहां पर रिटर्न एंड इक्विटी इंप्रूव हो रही है. ओके. रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्वायर्ड इंप्रूव हो रहा है. क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंप्रूव बेटर हुआ है. क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ बेटर हुआ है. क्वार्टरली सेल्स हाई इंक्रीज हुआ है. कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है. राइट. और एक नया जो हमने पैरामीटर डेवलप किया उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि मोमेंटम स्कोर जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये सब बुलिश है. करेक्ट. इसका मतलब टेक्नो फंडा हो गया. फंडामेंटली अच्छी कंपनी जिसमें मोमेंटम है, हमको उसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो मैं यहाँ पर स्टॉक का लिस्ट देखूंगा तो ये सारी कंपनीज है जिनमें मुझे ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे हैं. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा ना सर. अगर मेरे पास पहले 187 थे, अब यहाँ पे कम होके ऑलमोस्ट 40-50 आ जाएंगे. राइट. तो मेरा चेक करने का टाइम भी बचेगा. एज वेल एज मेरे पास फंडामेंटल का बैकअप भी आ गया. राइट. और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है. करेक्ट. तो अपने एक काम करते हैं, कोई भी एक स्टॉक में चलते हैं, कोरोमंडल चलते हैं. ओके. अब यहाँ पर चार्ट देखते हैं. सर, ये चार्ट में आपने क्या क्या चीजें लगाई है? जैसे एवरेज तो 50, 20 और 200 है. मूविंग एवरेज 20, 50, 200. 20 इज फॉर शॉर्ट टर्म, 50 इज फॉर मीडियम टर्म, 200 इज फॉर लॉन्ग टर्म. राइट. कोई भी स्टॉक जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है उसको मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ. राइट. अगर मुझे ट्रेड करना है तो 200 के ऊपर चलना चाहिए. शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 20 के ऊपर चलना चाहिए स्टॉक. मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो 50 के ऊपर चलना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जब भी किसी स्टॉक में पोजीशन लें, हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों ले रहे हैं. करेक्ट. ये छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं, मीडियम अवधि के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग अवधि के लिए ले रहे हैं. राइट. तो ये मूविंग एवरेजेस है.
ये है RSI, जो टिपिकल RSI है। हाँ। मेरा बेंचमार्क है RSI का 50। ओके। गाड़ी का स्पीडोमीटर है, हाँ। 50 के ऊपर गाड़ी चल रही है, इसका मतलब इसमें मोमेंटम है। ठीक है। राइट। मैं वो 70 और 30 वाला जोन नहीं देखता हूँ, बिकॉज मेरे लिए RSI एक सपोर्ट इंडिकेटर है। राइट। RS55 जो ये मेरा इंडिकेटर है, जो मुझे ये बताता है कि पिछले 55 दिनों के मुकाबले इस स्टॉक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है क्या, और वो रोलिंग बेसिस पे कर रहा है क्या। ओके। अगर RS55 0 के ऊपर है, इसका मतलब उसने किया है, ग्रीन है, रखो। RS55 0 के नीचे है, इसका मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, बेच दो। राइट। राइट। मतलब हमारे पास वो स्टॉक लिस्ट आने के बाद भी यहाँ पे और फिल्टर है, एक लेयर ऑफ, बिकॉज स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट, स्टॉक रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन, ये 3 स्टेजेस है। राइट। आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, रिव्यू जब हम कर रहे हैं तब फिर उसमें हम ये देखेंगे कि भैया इसमें से कौन सा है जिसमें मुझे लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो मैं उसमें इंटर किया। और एग्जीक्यूशन जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं एल्गो के थ्रू, या जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है कि मैंने को इतना मनी डालना है इस स्टॉक के अंदर में, बिकॉज मुझे इस स्टॉक में इतना ही कन्विक्शन है। करेक्ट। तो इसमें देखिए RS 0 के ऊपर है, राइट। RSI 50 के ऊपर है। हाँ। और स्टॉक प्राइस एक्शन से भी आपको नजर आ रहा होगा कि हायर हाइज हाई लोज बना रहा है, स्ट्रेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 20% एलोकेशन कर दूंगा। ओके। सपोज इस स्टॉक में मैं 50 पर स्टॉक में सपोज 50 लाख रुपए डालता हूँ, 20% मतलब मैंने 10 लाख रुपए इसमें अभी डाल दिया। इससे क्या फायदा होगा, अगर वो गिर गया तो आपका 10 ही लाख पे लगा पैसा, स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस हो जाएगा ये प्रीवियस स्विंग लो। राइट। और जैसे जैसे इसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होती जा रही है, वैसे वैसे आप पोजीशन और ऐड करते जा रहे हैं। करेक्ट। राइट। मेरा फॉर्मूला वो पोजीशन एडिंग इज 244 मैं अपने लिए बना रखा हूँ कि पहले 20% डालूंगा, फिर 40, फिर 40। दैट मींस आई एम 100% एलोकेटेड इन दिस स्टॉक बिकॉज द स्टॉक इज शोइंग मी स्ट्रेंथ। मतलब आप स्ट्रेंथ में ज्यादा पैसा डाल रहे हो, आप शुरू में कम ही रख रहे हो। हाँ। तो अगर इनकेस अपना स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो अपना थोड़े पैसे से हो जाए, थोड़े पैसे से हो जाए। राइट। तो हिम्मत आती है ना। करेक्ट। जब प्रॉब्लम सबको क्या होती है कि एनालिसिस सब कर लिया बट हिम्मत नहीं है सर, तो मतलब 20% डालने का तो हिम्मत एक बार वो तो डाल। करेक्ट। तो द मोमेंट यू आर इन द ट्रेड, योर माइंड स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन अ डिफरेंट मैनर। सारे इमोशंस आ जाते हैं बहुत जगह से। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक हो सकता है आप कोई स्कैन्स यूज कर लीजिए, कॉम्बिनेशन स्कैन बना लीजिए, या कोई भी तरीका है। जैसे कोई भी एक स्टॉक आप बोलिए, LTF, L&T फाइनेंस क्या। हाँ। तो LTF इन्होंने बोला मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊँगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि स्कोर क्या बोलता है, मोमेंटम स्कोर। ओके। ये है ट्रैफिक लाइट, ग्रीन, येलो, लाल। ओके। 1 मंथ मोमेंटम स्कोर ग्रीन है आपका, ये 70 है, तो मेरे को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके साथ हूँ विजय भाई, ये स्टॉक फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा है। अब मैं जाऊंगा चार्ट के अंदर में, राइट। अब चार्ट के अंदर में तो ये नो ब्रेनर है, राइट। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म स्विंग कर रहा हूँ तब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर मुझे स्टॉक में काम करना है तो मैं लॉन्ग स्विंग के लिए ही करूंगा, मिड या लॉन्ग स्विंग के लिए करूंगा, जहां पर थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा बट पैसा आने का चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब कौन सा स्कोर देखूंगा मैं, ये देखूंगा, राइट। 3 मंथ वाला, 3 मंथ फॉर मिड टर्म, 6 मंथ फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये दोनों ग्रीन है। विजय भाई ने बोल दिया, मेरे को भी कन्विक्शन आ गया, अब मैं करूंगा। करेक्ट। मतलब आप सुनो सबकी बट करो अपनी। और ये बहुत अच्छा है सर, आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, बट हमारे पास उसको कंफर्म करने के लिए अपना सिस्टम ही नहीं होता है। फिर क्या है, हम लेते जाते फिर हमारा पोर्टफोलियो एक तरीके से पूरा जंगल बन जाता है। करेक्ट। राइट। मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, इतना पावरफुल है ये, कोई यूज़ करे तो। मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ और कोई ना कोई स्टॉक मुझे कोई बताता है, इतने इवेंट्स अटेंड करता हूँ, तमिलनाडु इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, गोवा वाला कर लिया, इतने इवेंट्स अटेंड करता हूँ, स्टॉक्स लोग बता रहे हैं, मैं ना, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ। कि लोग स्टॉक बता दे रहे हैं आपको, मतलब आपका पहला स्टेज जो है स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का, वो तो आपने मेरा लाइफ सिंपल कर दिया। करेक्ट। लेकिन मेरा सेकंड स्टेज अब मेरा जिम्मेदारी है कि उनमें से रिव्यू कैसे करूं मैं। अच्छा, आपने सर यहाँ पे सारी वॉच लिस्ट बनाई मैंने वॉच लिस्ट बना लिया। मैं किसी दोस्त से भी मिलता हूँ, मुझे स्टॉक बताता है, मैं उसको सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ। अच्छा, ये बसंत बहती जी वाला भी आपने बना के जैसे उनका फेस टू फेस किया था, राइट, उन्होंने मुझे स्टॉक बताया, मैंने यहाँ पर लिख लिया। करेक्ट।
तो 570 दिन पहले इन्होंने मुझे बताया था, तो वो स्टॉक यहाँ पर है, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर है। करेक्ट। अब एक चीज समझ में आ गई ना कि बसंत जी से टच में रहना चाहिए राइट। क्योंकि ये आदमी सही है। राइट। तो एक इंसान का भी हमने ऑडिट कर लिया करेक्ट। कि लॉजिकल बंदा है कि नहीं। हाँ। दूसरा, मैं कैसे इसको ट्रेड करूंगा, राइट। फंडामेंटली इन्होंने मुझे होमवर्क करके बता दिया, मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ, सही इंसान है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, स्कोर देखोगे, स्कोर देखूंगा। ये आपका सही है सर, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और नो जोन। जो ग्रीन है खाली उसको लेना है, जो रेड है उसमें हाथ नहीं लगाना है। बड़ा अच्छा ये इतना सही हमने कर दिया विजय। आई कांट टेल यू, रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना कि पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक भर गए, उनका क्या करें, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इनफैक्ट सर कोई भी आके अपना भी तो स्टॉक देख सकता है यहाँ पे, यस, कि उसका क्या चल रहा है। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है, यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज को नहीं नोटिस किया, आपने मतलब एक चीज को केटर नहीं किया है, आपने यहाँ पे सबके लिए दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा स्विंग ट्रेड करना चाहता है उसको भी पता है कि ये सही है, बड़े वाले को भी पता है, और ज्यादा लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी यहाँ पे स्कोर है। राइट राइट। तो ये इंडिकेशन है कि स्टॉक अच्छा है, बट फाइनली उसको रखना है कि नहीं रखना है, खुद को बेसिक लास्ट माइल तो खुद को करना ही पड़ेगा। Correct. हम आपको रिवॉल्वर दे सकते हैं, पर निशाना तो आप ही को लगाना पड़ेगा। करेक्ट। राइट। तो अब किसी के पास सपोज पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोर्टफोलियो है, इसमें बहुत सारे स्टॉक है। लेट्स गो टू दिस पोर्टफोलियो, और इसका सीधा स्कोर अब आप देखिए इतने सारे स्टॉक, ये सारे स्टॉक्स में स्कोर है। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, जो लाल है उनसे निकल जाना चाहिए, जो पैसा निकला वो ग्रीन में डाल देना चाहिए, बात खत्म हो गई। ओवरऑल पोर्टफोलियो तो अच्छा ही है ये स्कोर के हिसाब से। ये मॉक पोर्टफोलियो है, किसी का लाइव पोर्टफोलियो नहीं है, मॉक पोर्टफोलियो है। जस्ट मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स देख के एक्साइटेड नहीं हो जाए कि तो विवेक सर का पोर्टफोलियो मिल गया। सी यहाँ पे ना विवेक जी का ना मेरा, हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आप स्टॉक के नाम देखो, आप ये देखो कि मेथड क्या है। राइट सर, बिकॉज अगर मुझे आपको बताना है कि खाना कैसे बनाना है तो उसमें मुझे इंग्रेडिएंट डालने ही पड़ेंगे, और हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स हमारी कंडीशंस हो गई, और सर फिर फाइनली जो खाना बनेगा वो हमारे केस में एज अ स्टॉक बन के निकल रहा है, तो वो नाम आएगा। बट अगेन जैसे विवेक जी ने बोला कि नाम लेके सीधा ट्रेड करना वो कोई सही आइडिया नहीं है। आप मेथड को समझो तो ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये इतने सारे प्यारे प्यारे इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को अटेंड किया कीजिए। TII 24 इवेंट नहीं अटेंड करो तो ट्विटर पे स्टॉक्स का नाम आ जाता है। हाँ सर, ये तो सेकेंड डे आ जाता है, सेकेंड डे आ जाता है। अब देखिए कार ट्रेड किसी ने बोला था TII 24 में, किसने बोला था मुझे पता है, अब 226% बढ़ गया, 36% बढ़ गया है वहाँ से। ठीक है, मैंने ये भी कर लिया था कि किसी ने बोला था, मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख लिया था कि ये किसने बोला था, अंकित कनोडिया ने बोला था। राइट, मैं भी था वो। अंकित के लिए तो अपनी इज्जत बढ़ेगी ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम अंकित मिलेगा तो बोलेंगे ना भाई तेरा स्टॉक तो बहुत अच्छा चला। राइट, और कोई स्टॉक है तो बता। नहीं, बट ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है सर, ये तो सही में एक ट्रैक हो जाएगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये कर सकते हैं किसी को अगर खुद स्टॉक आइडेंटिफिकेशन नहीं करना हो तो। बाकी मल्टीपल स्कैन्स के थ्रू आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करके स्कैन बना सकते हैं। आई लाइक टू शो यू वन मोर स्कैन व्हिच इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्कैन्स। इस स्कैन को मैं कहता हूँ हाई ऑन लाइफ स्कैन। हाई ऑन लाइफ, हाँ अच्छा। स्टॉक देखिए कितना, आप लिस्ट देखिए विजय, मतलब यहाँ पे प्यार हो जाएगा इस स्टॉक से। सारा ये इसके तो फंडामेंटल पैरामीटर्स भी बड़े लंबे हैं। हाँ। 10 साल का हिस्ट्री का हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट कैश फ्लो और हाईएस्ट प्राइस पे ये स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक नहीं चलेंगे तो कौन से चलेंगे? करेक्ट। तो कौन कौन से स्टॉक है? ये स्टॉक्स हैं। अब SGFC AMC, निप्पॉन लाइफ AMC, ये तो गिर ही नहीं रहे। और सर ये सारे नाम मेरे सामने आ रहे हैं ना, तो मुझे पता चल रहा है कि ये पिछले 1 साल से 2 साल से ये चल ही रहे हैं, क्योंकि इनका फंडामेंटल ऑल टाइम हाई है। ये हर क्वार्टर में हाई बना रहे हैं, बिजनेस हाई कर रहा है। करेक्ट। सर आपने एक चीज़ तो बड़ी सिंपल कर दी किसी भी ट्रेडर के लिए कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे आके ये स्कैनर रन करिए। हाँ। आपको ये स्टॉक सिलेक्शन मिल जाएगा इजीली। बट सर अभी आप मुझे एक बात बताइए, एक होता है एनालिसिस, फिर स्टॉक सिलेक्शन और फिर एग्जीक्यूशन। तो बहुत सारे लोग एग्जीक्यूशन में ये गड़बड़ कर देते हैं कि कोई है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देता है, कोई है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है।
तो क्या एक आइडियल नंबर होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में? हमारा पोर्टफोलियो को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक हो गया जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें यू आर जस्ट अ फंड मैनेजर ऑफ योर किड्स। हाँ, ये अच्छी लाइन बोली सर आपने। उनका पैसा है, आपको दिया उन्होंने मैनेज करने के लिए, और बोले कि भाई फ्यूचर में हमारा फ्यूचर को आप खराब मत कीजिएगा। तो उनमें वही स्टॉक डालेंगे हम जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो रहेंगे, राइट। और मैंने अपने लिए फॉर्मूला बना रखा है कि मेरा जो एज है, आई एम 47% ऑफ माई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ इज लाइंग इन अ लॉन्ग टर्म इक्विटी। ओके, लॉन्ग टर्म इक्विटी मतलब वो कंपनीज जो फॉरएवर रहेंगी, जैसे निफ्टी है फॉरएवर रहेगा, जैसे कुछ एक कॉन्सेप्ट है मेरे मदर स्टॉक्स कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनके खुद भी अच्छे हैं, जिनके बच्चे भी अच्छे हैं, जैसे स्टेट बैंक, कोटक बैंक, ये सब जो है ये रहेंगी, ये कहीं नहीं जा सकती हैं, बिकॉज इनके अंदर में ऑलरेडी बच्चे हैं, वो बच्चे भी बाहर निकलेंगे, राइट। तो वो आपके बच्चों के लिए स्टेबल 15-16% CAGR वाला कंपनीज है ये सब, इनमें डालते जाइए, SIP करते जाइए। तो दैट इज 47%। रेस्ट 53% इज माई मोमेंटम बुक विच आई एम रनिंग, जिसमें कैश भी एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन है। आई डू नॉट माइंड स्टेइंग इन 80% कैश if my market is not showing me a comfortable momentum, right? लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब हल्का रिकवरी आता है, मोमेंटम आता है, मार्केट मोमेंटम आ गया है, करेक्ट, तो देयर इज इनफ रीजन फॉर अस टू बी 80% इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स वेयर मोमेंटम इज देयर, एंड 20% यू स्टिल कीप सम कैश की कोई भी रीजन से मार्केट गिरा या नया स्टॉक आया तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ दिस इज 10,000 फीट व्यू। अब आते हैं कितना स्टॉक होना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग वाले में 15-20 स्टॉक करके उसमें SIP करते रहो, चलने दो, नहीं होता तो निफ्टी में SIP करते रहो, निफ्टी जूनियर मिला के SIP करते रहो। बट जो मोमेंटम बुक है उसमें मैंने देखा है कि एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 स्टॉक्स आप डालते हैं पैसा, बट वो 20 to 30 स्टॉक्स में मैथमेटिकली 4-5 ही आपके विनर्स हैं, करेक्ट, और आपको पता है ना कौन सा विनर है। वो तो पैसा आप डालेंगे और फिर जो विनर है उसको और पैसा देते जाएंगे, स्केल अप करते जाएंगे, जो आपने 20-40-40 जो मैंने 20-40-40 कहा। कई बार होता है कुछ ऐसे स्टॉक निकलते हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे और दे, मैं और तुमको पैसा दूंगा, वो समझ में आ जाता है। यू स्टार्ट टॉकिंग टू द स्टॉक्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तब फिर आप एलोकेशन कोई और स्टॉक से निकाल के उसको और देते हैं। तो आई हैड इन माई लाइफ 2-3 times where single stock exposure in my momentum book was as high as 25%, 30%. बिकॉज एक तो मैंने इनिशियली उसको कैपिटल दिया, उसका प्राइस बढ़ा, एक्सपोजर बढ़ गया, और मुझे लगा और कैपिटल देना चाहिए और देना चाहिए, और बड़ा पैसा तो उसी से बनेगा, करेक्ट, लेकिन वो कौन सा घोड़ा होगा ये कैसे पता अपने को। हाँ, वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मोमेंटम में 25 स्टॉक 20-25 स्टॉक होंगे ही, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कैपिटल अगर छोटा हो, 3-4-5 लाख का कैपिटल हो, तब फिर आप प्रॉब्लम 10-12 स्टॉक से करेंगे, बट एक्चुअल में पैसा ना 10-5-6 लाख से नहीं बनता है, राइट। 25-30 लाख के बिना क्या ही शेयर मार्केट में पैसा बनेगा। राइट सर, तो मैंने आपको ये इसलिए पूछा ना कि एक जनरल आइडिया आ जाए सबको कि कैसे करना चाहिए। बट सर मुझे आपका ये जो स्टॉक को रिवॉर्ड करने का स्टाइल है ना, वो बड़ा अच्छा लगा। स्टॉक खुद ही पैसा मांगेगा, जैसे वो स्ट्रांग होगा और पैसा मांगेगा, और स्ट्रांग होगा और पैसा मांगेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, 5 लाख का कैपिटल है तो सब स्टॉक में इक्वली पैसा डाल देते हैं, और फिर कोई परफॉर्म करता है, कोई 2x भी हो जाता है, बट कोई खराब हो जाते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत खराब आता है, इतना अच्छा नहीं आता है। तो दैट इज गुड सर। और सर अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपने यहाँ पे बताया कि एक स्टॉप लॉस का आपका मेथड है कि आपने स्विंग लो लगा लिया, इज देयर एनी वे आप स्टॉप लॉस लगाते हो या हेज करते हो? इसमें क्या है ना, swing low is not necessarily what I practice. I was just giving you an example. Right. Stop loss अपने 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक है कि जिस कैंडल में हम घुसे, उस कैंडल के एक कैंडल बिलो का लो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये ना बहुत लो रिस्क और डिसिप्लिन स्टॉप लॉस वाली चीज़ है। करेक्ट, कि जो नए आए हैं मार्केट में ना, उनको चाहिए भैया छोटा सा स्टॉप लॉस में काम हो जाए बस मेरा, राइट। दूसरा स्टॉप लॉस होता है स्विंग वाला। तो स्विंग आइडेंटिफिकेशन अपने आप में एक साइंस है ना, करेक्ट, कि आपके हिसाब से स्विंग लो कुछ और होगा, मेरे हिसाब से स्विंग लो कुछ और होगा, राइट। तो उसमें आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा कि कुछ लोग लाइन चार्ट लगाते हैं, कुछ लोग कैंडल स्टिक लगाएंगे, दोनों में स्विंग डिफरेंस हो गया। जैसे यहाँ कैंडल है,
इस कैंडल का जो लो है आपके हिसाब से वो स्विंग लो है, और हो सकता है कि मैं लाइन चार्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये स्विंग लो है, राइट? तो स्विंग लो इज मोर, कैंडल लो इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव, स्विंग लो हैज अ लिटिल बिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। तीसरा है जो कि हाई रिस्क है, वो इंडिकेटर ड्रिवन। ओके, कि जब तक मेरा इंडिकेटर नहीं बोलेगा मैं नहीं बेचूंगा। ये कब फायदा होता है? जब सपोज मार्केट में अचानक से कोई खबर आ गई, मार्केट 5% गिर गया और ये स्टॉक 20% गिर गया, तो आपका स्विंग लो और कैंडल लो ये सब आपका हिट हो जाएगा, सब उठ जाएगा। बट इंडिकेटर बोलता है भाई थोड़ा 2-3 दिन का समय दो, तब मैं सेल बताऊंगा, सेम डे में कैसे सेल बताऊंगा। तो उसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मैं इंडिकेटर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैंने कैसे कर रखा है अभी कि क्योंकि ये मोमेंटम स्कोर हमारा बन गया, ये जब मोमेंटम स्कोर येलो हो जाता है, राइट, और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, तो मैं बेच देता हूँ। ये आप बोल रहे हो लॉन्गर स्विंग में? हाँ, तो क्योंकि मैं लॉन्गर स्विंग करता हूँ, तो अगर ये येलो हो गया, हाँ मतलब कि इसकी जो ग्रीन थी वो वीक हो गई है, अब रिव्यू मोड पे आ गया वो, और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, तो मैं 50% बेच देता हूँ। करेक्ट। और बाकी 50% बेचता हूँ जब ये येलो होगा और स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मैं पूरा बेच देता हूँ। राइट, मतलब आप रिस्क में भी बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 1 मंथ में येलो होके फिर ग्रीन हो जाए, हो सकता है। इसीलिए 20 डे मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मांग रहा हूं मैं। करेक्ट, कि खाली इंडिकेटर, एक इंडिकेटर पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ कंफर्मेशन इंडिकेटर फॉर योर एनी एंट्री एंड एग्जिट प्लानिंग। राइट, बहुत अच्छा सिस्टम है सर ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ज़्यादा मतलब बहुत सारे फिल्टर्स है इसमें, तो कोई फाइनल जब 10-15 नाम आएंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी वो हिसाब से रहेगा। अब सर, अभी ये जो आपने फीचर बताया, ये अपने स्टॉकेज में कैसे, अगर कोई नॉर्मल आदमी को लेना हो या करना हो तो कैसे देखे वो? स्टॉकेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्योंकि देखिए स्टॉकेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर लॉट ऑफ पीपल आर देयर, हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। तो ये फीचर जो है ये प्रीमियम वर्जन विच इज़ वेरी नॉमिनल उसका पार्ट है। तो अगर किसी को लेना हो तो यहाँ वीडियो के नीचे लिंक दे दीजिएगा, किसी को लेना हो तो ले लेगा। करेक्ट, सही है सर, आपने बहुत ही अच्छा एक मेथड बताया, और आज मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आपने बहुत लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी पूछी है, बट आज हमने हमारे वीडियो में आपसे एक आपकी स्ट्रैटेजी समझी। वैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में आपके ये मेथड्स के बारे में बताया ही है आपके चैनल पे, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा लगा सर ये। और सर, अगर कोई ऐसा स्कैनर है जो सिर्फ मुझे ऐसे बता दे कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कौन से स्टॉक है अभी, देखिए बता तो सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन जो खुद अपना स्कैनर बना दे? देखिए फंडामेंटल में क्या होता है ना, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ स्कैन्स जो फंडामेंटल ओरिएंटेड है, बट फंडामेंटल इज मोर अबाउट फ्यूचर, करेक्ट, लेस अबाउट पास्ट। तो आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर्स यूज करके आप बना सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ रहा है, जहाँ पर वैल्यूएशन रिजनेबल हो, कैश फ्लो जहाँ पर कंसिस्टेंट हो, टर्नओवर ग्रोथ हो रहा है, ये सारे जो स्टैंडर्ड हैं वो सारे यहाँ पर है। आप इनको यूज करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। करेक्ट, बट उसके बाद भी हो सकता है स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा हो। हाँ, क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री है, राइट, जो रिजल्ट आ चुका है। हाँ, और फ्यूचर इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन, राइट। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में मैं कोई भी फंडामेंटल व्यू नहीं बनाता हूँ किसी चीज़ में, मैं थीम्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने अभी मैंने भी अपने चैनल्स पे काफ़ी थीम्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। ओके, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट से मैंने थीम्स बना लिया EMS स्टॉक्स का, ठीक है। उसमें मैंने 6 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए कि ये स्टॉक्स जो है एक 950 दिन पहले मैंने थीम्स बनाया था और उसमें मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब थीम्स से कन्विंस हो गए, उसके बाद मुझे खाली मोमेंटम राइड करना है। करेक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि मैं अंबर लेके बैठ जाऊं, डिक्सन लेके बैठ जाऊं, कि मुझे क्या पता है कि डिक्सन के अंदर में क्या होगा कल। हाँ, हो सकता है कि इसमें मोमेंटम आए, फिर मोमेंटम खत्म हो जाए, फिर नया मोमेंटम आए। आई डोंट माइंड एंट्री इन एग्जिटिंग अ स्टॉक multiple times rather than riding a stock for a long period of time. Correct. Because I am not a value investor. I am a momentum investor. जो आप कह रहे हैं फंडामेंटल स्कैन्स के थ्रू स्टॉक निकालना, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। करेक्ट, राइट।
नहीं, बट ये भी सही बात है ना सर, अल्टीमेटली हमें पैसा कमाना है। पैसा कमाना है और पैसा को किसी उस स्टॉक में ब्लॉक करके नहीं रखना है जो महीनों तक ना चले। राइट। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ। और सर यहाँ पे जो प्राइस स्कैन है ना, एक बार आप उस पर जा सकते हो? यस। मैं आपकी ये प्राइस स्कैन बड़ी यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं भी मोमेंटम करता हूँ कि वीकली और मंथली में ब्रेकआउट जो होते हैं वो, तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब आपके यहाँ पे 2 years ब्रेकआउट, 5 years ब्रेकआउट वाला होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना सर, उसमें फिर जो भी नाम आते हैं जाके एक बार चार्ट देख लो। जैसे आपने बताया कि एक बार ये 5 year वाला ब्रेकआउट देख लिया। अभी जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ 6-7 नाम है। तो यहाँ पे हाँ ये रहा, ये क्लोज क्रॉसिंग 5 year हाई, तो अभी यहाँ पे 2 नाम आ गए। तो अभी देखो ये नाम वापस से वही नाम है जो पहले आपके स्कैन में भी आया था। तो मैं क्या करता था, ये स्कैन में से नाम ले लेता था और चार्ट देख लेता था, अपने मेथड के हिसाब से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है उस हिसाब से काम करता था। तो मेरे लिए ये इस तरीके से मैं उसको यूज़ करता था। राइट। बहुत मज़ा आया सर। वही है जो यूज़ करना है। आई मीन इन स्टॉक मार्केट आई हैव रियलाइज लेस इज मोर। जितना आप फोकस करके एक मॉडल पे काम करेंगे उतना हाई प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का। द प्रॉब्लम इज पीपल आर हॉपिंग फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू द अदर स्ट्रैटेजी कि यहाँ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक ठीक है, इनिशियल एक्सप्लोरेटरी फेज में हमको सब चीज़ें करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बट 2 साल 2.5 साल का टाइम लगता है व्हेन यू एक्चुअली फिगर आउट कि दिस इज़ माई मोजो, और फिर आप उसी में ही एक्सीलेंस में घुस जाते हैं। चाहे मार्क मिनर्विनी की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर दुनिया में आप देख लो, 2-3 साल का स्ट्रगल के बाद वो लोग जो दायरा अपना डिफाइन कर लेते हैं उसमें वो किसी की नहीं सुनते हैं। फिर वो अपना ही दायरा पे एकदम डीपली इन्वॉल्व होके फिर वो वर्क करते हैं पोजीशन साइजिंग पे। तो पूरा बड़ा पैसा कमाने का जो जोन है ना, वो पोजीशन साइजिंग है, जो होली ग्रेल बोलते हैं ना। होली ग्रेल इज नॉट स्ट्रैटेजी, वो तो आपको ही पता है, स्ट्रैटेजी तो कमोडिटी है, बट पोजीशन साइजिंग, सही स्टॉक में कब आपने बड़ा पोजीशन लिया और फिर किस भाव पे एग्जिट किया, वही है। सर ये आपने जो पोजीशन साइजिंग वाली बात बोली ना, तो मैं कल एक ट्रेडर से मिला था। हाँ। वो मुझे देख के ट्रेड करता है, मतलब वो मेरे कांटेक्ट में है, कभी वो मुझसे पूछता है कि क्या क्या चल रहा है, कौन सा तू ले रहा है, क्या कर रहा है। तो कल मैं उससे मिला और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो सर मैंने पेटीएम लिया था कुछ दिन पहले, और सर उसने भी लिया मेरे बोलने के बाद अपना सब कैलकुलेशन करके, बट सर वो मेरे से 5 गुना ज़्यादा पेटीएम में पैसा बना रहा है। तो मैंने उसको बोला तू बैठ इधर 1 मिनट, तू मुझे बता तूने ये कैसे किया। बोलता है देख विजय, मेरा अकाउंट 1 करोड़ का है, मैंने पहले 25 लाख की पोजीशन बनाई, फिर जैसे आपने बोला कि जैसे स्टॉक और मूव किया ऊपर की तरफ, तो एक 2-3 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, उसने और पोजीशन ऐड की, और फिर जब उसका पोजीशन सेकंड ऐड हुआ ना, तब उसने एकदम नियरेस्ट वाला पुट भी खरीद लिया। तो मुझे उसने बोला कि देख विजय, अगर ये पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है ना, तो मुझे पता है मैं कितना प्रॉफिट लेके निकलूंगा। अब कल उसने जो मुझे प्रॉफिट बताया उसके स्क्रीन पे चल रहा था, वो अच्छा प्रॉफिट था, मतलब बड़ा 7 डिजिट वाला प्रॉफिट था। तो मैंने बोला यार ये तो सही है। तो उसने मुझे एक बात बोली कि विजय, मैं लिवरेज को इस तरीके से यूज करता हूं क्योंकि वो मेरे फेवर में आए। और मैंने क्या किया था, मैंने लिवरेज यूज नहीं किया, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे हिसाब से लिया। बट ये एक अप्रोच मुझे कल समझ में आया बहुत सालों बाद कि यार ये भी तो हो सकता है ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिवरेज इज नॉट गुड फॉर यू, बट लिवरेज को आपको कैसे यूज करना है, आप पोजीशन साइजिंग कैसे बनाते हो। सर अभी 1 करोड़ के अकाउंट के ऊपर अभी उसकी 5 करोड़ की पोजीशन बनी हुई है, एंड ही मेरे को बोल रहा है बिंदास के विजय कुछ भी हो जाए पेटीएम को कल, मुझे लॉस नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रोटेक्शन भी मैंने लेके रख दिया है। तो ये मिला था मुझे एक कल पर्सन जो एक्टिव रहते हैं ना विजय, जो स्पेशली जिनका कैपिटल बेस 50 लाख 1 करोड़ वगैरह है ना, उनको अगर 10 करोड़ का जोन में जाना है तो लिवरेज तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो फुल टाइम होगा, वो पार्ट टाइम काम नहीं कर, पार्ट टाइम नहीं था, वो फुल टाइम है ना बंदा। फुल टाइम तो अगर आप हैं और आप लिवरेज नहीं ले रहे हैं तो आप तो ये मैजिक जो है शेयर बाजार का, उस मैजिक से दूर है। तो मैंने उससे कल ये सीखा
कि वो बोलता है कि मैं इक्विटी ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एफएनओ ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि अभी ऑप्शन बेचना चाहिए तो मैंने बेच दिया, मुझे लगता है कि अभी पुट खरीदना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, मैंने खरीद लिया, मुझे लगता है कि अभी फ्यूचर्स खरीदने चाहिए, मैंने खरीद लिया। वाह, वेरी नाइस। तो ये कल का एक था बात जो मुझे आपकी बात से याद आया तो मैंने बता दिया। कि पोजीशन साइजिंग के अंदर में लिवरेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव लो कैपिटल बेस। और जैसे आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है, आप 50 करोड़ 100 करोड़ का कैपिटल में काम करते हैं, फिर आप सोचने लग जाते हैं कि इज इट वर्थ टेकिंग लिवरेज, बिकॉज देन दो धारी तलवार है ना। करेक्ट, ऐसा लग भी सकता है उसके अंदर। करेक्ट। तो बहुत ही मज़ा आया सर आपके साथ, एंड आई विश कि आपको भी अच्छा लगा होगा। Absolutely. क्योंकि आज आप टेबल के अलग साइड बैठे हो, रोज आप मतलब लोगों से सीखते हो। आज मैंने और आपसे बहुत सारे लोग वैसे भी सीख ही रहे हैं सर। तो सर बहुत अच्छा लगा। एंड एक्चुअली क्या हुआ था सर, विवेक जी जो है वो यहाँ पे मुंबई में एक इवेंट के लिए आए थे और हमारी बात हुई। मैंने रिक्वेस्ट किया सर को कि सर एक वीडियो बना दीजिए। आपकी ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि विवेक जी के साथ एक वीडियो बनाइए। तो चलो फाइनली आज हमने वीडियो बना दिया सर। थैंक यू। एंड थैंक यू सर आपको आने के लिए। और सर मैं हमेशा अपने जो भी गेस्ट होते हैं ना उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई अभी नया पर्सन है जो मार्केट में आ रहा है और वो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सोच रहा है, तो उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैकअप रेडी होना चाहिए कि आपकी फैमिली का जो लाइवलीहुड है वो ट्रेडिंग इनकम से नहीं चलेगा, एटलीस्ट इनिशियली, राइट। तो वो आपका बैकअप होना चाहिए, चाहे वो एफडी का कमाई से है, चाहे आपका घर पे कोई घर रेंटल पे लगा हुआ है वगैरह वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक कमाई जब रहती है, घर का स्ट्रेस अगर कम रहता है तो ट्रेडर बेटर काम कर पाता है। करेक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, डू नॉट वरी अबाउट लिवरेज। जहाँ आपको मेथड आपका वेल डिफाइंड है, लॉस का लिमिट वेल डिफाइंड है, तो थोड़ा लिवरेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग आई थिंक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिवरेज। और वैसे भी आप अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप एफएनओ के अंदर में करोगे और ऑप्शन सीख के करोगे, राइट। कैश मार्केट इज गुड after a size of capital. Cash market is good because that gives you an opportunity to scale up also. बट अगर छोटा कैपिटल साइज है तो डेरिवेटिव्स आपको करना पड़ेगा, फॉर दैट यू हैव टू लर्न ऑप्शंस। और तीसरा है कि कभी भी लोन लेके हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। ये आप अगर कर लिए तो आपका घर बर्बाद होना है। और बहुत लोग आपके घर पे लाइन लगा के खड़े होंगे कि लोन ले ले, लोन ले ले, लोन ले ले। उन सबसे दूर हो जाइए, बिकॉज अगर आपके घर में कोई लोन दे रहा है तो वो आपका हित नहीं चाहता है। बहुत अच्छा बोला सर आपने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे, बट एक जर्नी होती है ना। और सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप वो जर्नी से एक बार निकल चुके हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियो में। एंड हमारी कोशिश यही रहती है, मेरी और मतलब शुरू तो विवेक जी ने ही किया था ये जर्नी को, तो कोशिश यही रहती है कि आप सब लोगों को अलग अलग ट्रेडर के माइंडसेट और उनकी स्ट्रैटेजी और उनके अप्रोच आपके सामने लेके हम दिखा दीजिए। और उसके बाद ये आपका काम है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है। जैसे अगर आपको वीसीपी वाला सूट कर रहा है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म मोमेंटम देखना है, या आपको ऑप्शन सेलिंग देखना है, जो भी है वो आपका डिसीजन है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। और सर सच में थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही एक ऐसे फील कर रहा हूँ कि जिसने मार्केट में एक रेवोल्यूशन शुरू किया। मैं सच बताऊँ सर तो आप ही एक वो पर्सन हो जिसने बहुत सारे स्पीकर्स को अपॉर्चुनिटी दी और बहुत सारे लोगों ने आप मतलब आपके चैनल से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सीखा होगा, और वो एक बहुत बड़ी बात है सर। तो थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली भगवान को भी एक जरिया चाहिए होता है कुछ काम करने के लिए, तो कोविड के समय में वो जरिया बन गया, और भी बहुत लोग बने, पर ये कारवां चलते रहना चाहिए। और भारत को नॉलेज इंडिपेंडेंट बनाने का जो जिम्मेदारी हम सब ने लिया है बस हम करते रहेंगे। थैंक यू।